क्या देश में लोकतंत्र है या खत्म किया जा रहा है लोकतंत्र? भारत में लोकतंत्र खत्म होता जा रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड लोकतंत्र को खत्म कर रहा है। ये सच्चा एजेंडा है, ये सच्चा एजेंडा, ये इनका झूठा एजेंडा है। भारत में अगर लोकतंत्र खत्म हो जाता ना, भाई साहब पत्रकार महोदय, अगर भारत में लोकतंत्र खत्म होता ना, ये यहाँ आकर ऐसे बयानबाजियां नहीं कर रहे थे। 55-60 साल की एज लेकर के भारत के अंदर दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में खड़े होकर के भारत के प्रधानमंत्री को आलोचना कर रहे हो। इससे बड़ा लोकतंत्र क्या चाहिए? अगर इसके बाद भी देश में लोकतंत्र खतरे में, तो भैया आप लाहौर ही चले जाओ। लोकतंत्र की असली जीत पता क्या है? इसी राज में हुई है। एक दलित निमन, ये कहते हैं ना अपने, एक दलित महिला कहाँ देश के सर्वोच्च पद पर बैठी है। इससे बताओ, ये लोकतंत्र की जीत है। यहाँ लोकतंत्र खत्म नहीं है। एक मिनट, दूसरा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? वर्ल्ड बैंक ने डेटा दिया है, अभी नया, एकदम नया डेटा है। 415 मिलियन लोग पॉवर्टी लाइन से बाहर आए हुए। 415 मिलियन मतलब कितना हो गया? ये बता भी नहीं पाएंगे। अरे हमें कांग्रेस ने क्या दिया? इमरजेंसी कांग्रेस देती है, सिखों का नरसंहार कांग्रेस देती है, पीओके कांग्रेस बांटती है, बांग्लादेश कांग्रेस बनाती है, हुर्रियत को कांग्रेस पैदा करती है, आतंकवाद कांग्रेस देती है, बॉम्ब ब्लास्ट कांग्रेस देती है। इतनी सारी चीजें हमें कांग्रेस ने दिया है और यही सब चीजों को खत्म करने का काम बीजेपी ने किया है। तो ये रोजगार से जितने भी लोग जुड़े थे ना, वो सारे लोग बेरोजगार हो गए और वो शायद वो सर भी इसी में से है, इसीलिए उनको दर्द हो रहा है। तो भैया ऐसे लोगों का दर्द और बढ़ेगा। 2 पॉइंट अभी बीजेपी और बढ़ाएंगे। क्या देश में लोकतंत्र है या खत्म किया जा रहा है लोकतंत्र? भारत में लोकतंत्र खत्म होता जा रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड लोकतंत्र को खत्म कर रहा है। ये सच्चा एजेंडा है, ये सच्चा एजेंडा, ये इनका झूठा एजेंडा है। भारत में अगर लोकतंत्र खत्म हो जाता ना, भाई साहब पत्रकार महोदय, अगर भारत में लोकतंत्र खत्म होता ना, ये यहाँ आकर ऐसे बयानबाजियां नहीं कर रहे थे। अगर भारत में लोकतंत्र खत्म होता ना, तो आज टटपुंजिया नेता, ये आपका उदयनिधि स्टालिन, चंद्रशेखर जैसे, मारेन जैसे नेता ना, हमारे धर्म के बारे में फालतू की बकवास नहीं करते। और ये दोगले लोग हैं जो उनका समर्थन करते हैं। इनको भीमराव अंबेडकर से मतलब नहीं है, ये दलित चिंतक नहीं है, ये सच। सुनिए, मैं बता रहा हूँ, अब आपको सुनना पड़ेगा। विपक्ष वालों को बोलो हुर्र। सुनिए, 55-60 साल की एज लेकर के 55-60 साल की एज लेकर के भारत के अंदर दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में खड़े होकर के भारत के प्रधानमंत्री को आलोचना कर रहे हो। इससे बड़ा लोकतंत्र क्या चाहिए? अगर इसके बाद भी देश में लोकतंत्र खतरे में, तो भैया आप लाहौर ही चले जाओ। अब लोकतंत्र, इधर सुनो, लोकतंत्र की असली जीत पता क्या है? इसी राज में हुई है। एक दलित निमन, ये कहते हैं ना अपने, एक दलित महिला कहाँ देश के सर्वोच्च पद पर बैठी है। इससे बताओ, ये लोकतंत्र की जीत है। यहाँ लोकतंत्र खत्म नहीं है। एक मिनट, दूसरा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? दलित प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना? दलित प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना? और जो आज ओबीसी प्रधानमंत्री है, उनका ओबीसी कितना सच्चा है, इसकी भी जांच करवा लीजिए। सर बनाते जिनका ये समर्थन कर रहे हैं ना, उस दलित आदिवासी वो बन ना पाए, तो उसके लिए कैंडिडेट उतारा, कोई सपोर्ट नहीं किया। जिनको ये समर्थन कर रहे हैं ना, वहां कौन था? उसके अगेंस्ट में कैंडिडेट उतार दिया, नहीं तो ये पूरा समर्थन दे सकते थे। यहाँ इनकी निष्ठा दिखती है कि ये दलित विरोधी हैं या उसके पक्षधर है। यहाँ पे आदिवासियों का सही में, एक मिनट, ये आज ये सही मायने में ये वो जो रावण कुमार है ना, रावण का ये वो वाला संविधान मानने वाले लोग हैं, क्योंकि इनको दलितों का शोषण जो क्रिश्चियन मिशनरी करते हैं ना, वो नहीं दिखा। कन्वर्जन कितना हो रहा है वो नहीं दिख रहा। साउथ में वो जो है ना माइनॉरिटी में आगे, मतलब इतना कन्वर्जन है वहाँ पे। किसको टारगेट कर रहे हैं? सिर्फ और दलित समाज को, आदिवासियों को। वो नहीं दिखेगा, उस पे बात नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपना प्रोपेगेंडा चला। जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि देश में लोकतंत्र खत्म हो रहा है, तानाशाही बढ़ रही है, और यहाँ तक ये भी कह रहे हैं कि देखिए जब राम का मंदिर बन जाएगा, अयोध्या बन जाएगी, ये स्वयं पितृता कह रहे हैं, तो लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। राम का तो मुझे नहीं पता, राम मंदिर के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन डेमोक्रेसी धीरे धीरे खत्म हो रही है भारत में, और वो चुनाव के नाम पे खत्म हो रही है। चुनाव चलते रहेंगे लेकिन डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। कौन कर रहा है? भाजपा। बिल्कुल बिल्कुल। कैसे? क्योंकि जब तक भारत के अंदर, सुनिए, जब तक भारत के डीएनए में लोकतंत्र बसा हुआ है, जब तक देश में 140 करोड़ देशवासी, सुनिए,
अब सुन लीजिए, नहीं है। आप क्यों हमारे राहुल गांधी से आज ज्यादा समझदार हो? कम से कम कुछ तो सभ्यता का परिचय दो, कुछ तो सभ्यता का परिचय दो। जिस तरीके से अपने हमारा छोटे बेटे सामाजिक से भी structure ऐसी है, बात करते जिस तरह हैं, हमारा सोशल स्ट्रक्चर है उसमें डेमोक्रेसी अपने छोटे बेटे से भी ऐसी बहस करते हैं। सभ्यता का तो परिचय दो। आपका छोटा बेटा होगा, पोता होगा, उससे भी ऐसी बहस करते हैं। सुन तो लीजिए, ज्ञान उम्र में आप मेरे से ज्यादा हैं, पर इसका नहीं है डेमोक्रेसी, सुनिए, में डेमोक्रेसी नहीं है। अभी वाले में नहीं है। पहले ओवरऑल जो मतलब भारत जिस तरीके से हम विकसित हुए आप कह रहे हैं कि भारत में कभी थी नहीं, मतलब कभी थी नहीं। हैं, हमने डेमोक्रेसी जो है ना वो ब्रिटिश से लिया, ब्रिटेन से लिया। मैं इनका एक बार लाभ लेंगे, 20 किलो राशन लेंगे, सड़क पर चलेंगे, आयुष्मान योजना का लाभ लेंगे, 4 करोड़ मकान में से मकान भी लेंगे, नल जल योजना के तहत नल जल भी लेंगे, 40 करोड़ मुद्रा लोन में इनके बेटे को भी लोन मिला होगा, अच्छी शिक्षा लेंगे, वोट भी देंगे। लेकिन भारत में लोकतंत्र खतरे में। ये तो वही बात हो गई भैया कि सब कुछ खुद तो बैजी बैंगन खाएं, दूसरे को परहेज बताएं। इनकी वो वाली हालत है। ये सब चीज़ें आपको करने की ज़रूरत क्या है? आप उसको अपने पैरों पे खड़ा करो ना। 70 साल से जिस रोने को हम कांग्रेस के सामने रो रहे थे कि आप वेलफेयर स्टेट बनाओ, हर आदमी को पर व्यक्ति कैपिटल बढ़ाओ, ऐसे काम करो, ऐसा कोई काम मेरे को कांग्रेस भाजपा जो भी व्यक्ति है, आए नेता मेरे को सामने खड़े हो गए कि हमने जी विकल्प क्या 24 में विकल्प क्या है? अगर भाजपा नहीं, मोदी नहीं, तो क्या कोई बेहतर विकल्प है आपकी नज़रों में? आप पत्रकार महोदय और आप मेरे को ये सवाल पूछ रहे हो 140 करोड़ की इस देश की, वर्ल्ड की सबसे ऊपर आने वाली पॉपुलेशन में, और हम ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि हमारे पास नेता कौन हो। तो हम तो जनता तय कर पा रही है क्या? मैं बोलूंगा, सुनिए मेरी बात। आप इस बात को ये सोचने वाली बात है, और हमें अपने दिमाग पे और अपनी जनता पे ये बिल्कुल फोकस करना चाहिए कि हम कहाँ पहुँच गए हैं कि हम अपना नेता नहीं चुन पा रहे हैं। नेता चुन लिया। अब सुन लीजिए, सबसे पहली बात, पहले सवाल का जवाब भैया ने बोला, भैया भारत के अंदर बताओ 140 करोड़ देशवासी हैं, पर कैपिटल इनकम का क्या हो रहा है? बहुत ज़्यादा दिक्कत है। IMF का डाटा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने डाटा दिया है कि भैया 2014 के बाद पर कैपिटल इनकम में 70 गुना बढ़ोतरी भारत के अंदर हुई है। कह दो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष झूठा है। दूसरी चीज, नहीं सर बोलने दीजिए, आप बोलिएगा। दूसरी चीज, सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, पूरे विश्व में जितने भी देश हैं, कोई एक देश बता दे जिसमें FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत से ज़्यादा हो। मैं अभी आपके चैनल पे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगूंगा, बता दें। ये भाई पहले मैं ये बता दूं कि भाजपा का एक सीधा सा फंडा है कि वे समय समय पर हर देशवासी को और हर समाज को अपनी सुविधा के हिसाब से यूज करते हैं। वो बिल्कुल ऐसा, वो एग्जाम्पल मैं दे दूंगा आपको। वो कैसे यूज कर रहे हैं? देखो, नहीं इकोनॉमिक्स पे ही आऊंगा मैं। यूज कैसे कर? अरे मैं बता दे रहा भाई को इकोनॉमिक्स पे। जो बात अधूरी छोड़ दी भाई ने, वो ये बता दे कि वर्ल्ड में सबसे स्पीड से कर्जा हमारे ऊपर बढ़ रहा है, जो 53 से 150 करोड़ पार कर चुके हैं हम। वो कर्जा कैसे बढ़ रहा है? अल्लाह, ये मैं बताता हूँ। सुनिए सर, देश में 2 तरीके के लोग होते हैं। आपने भी एक बात बताई है, आप कोई बिजनेस करने के लिए लोन लेने जाते हैं तो एक बात, आज सबसे ज़्यादा, पहली बात इनका जवाब देता हूँ, सबसे ज़्यादा अगर पूरे विश्व में अमेरिका सुपर पावर क्यों है सर? ये बात आपको सोचनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर वर्ल्ड में किसी ने लोन ले रखा है तो अमेरिका ने ले रखा है। अगर आपको ग्रोथ करना है, आपको डेवलपमेंट करना है, कोई बड़ी कंपनी खोलनी है, उसमें 200 लोगों को नौकरी देना है, तो आपको बैंक में जाना पड़ेगा, आपको स्कीम दिखानी पड़ेगी और लोन लेना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपने कर्जा ले लिया, आप अपना विकास कर रहे हैं, आप डेवलपमेंट कर रहे हैं। अमेरिका इंडेक्स की बात करते हैं, कर्जे का इंडेक्स तक नहीं पता होगा इनको। कर्जे के इंडेक्स में अभी भी भारत ग्रीन जोन में है, अमेरिका रेड जोन से ऊपर है, ब्रिटेन, यूरोप, फ्रांस, रसिया, ये सब भारत से ऊपर है कर्जे के इंडेक्स में। उसके बावजूद भारत के डेवलपमेंट की बात नहीं करेंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करेंगे, बात करेंगे सिर्फ कर्जे की। देखो, इन भाई ने जो बात कही आप है, एक फोन लेने जाते हो ना सर, EMI पे क्यों लेते हो आप? क्यों लेते हो आप EMI पे? आप उसको पे करके भी ले सकते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि आराम से देंगे, तब तक हम और भी चीजें कर सकते हैं। ये इंडेक्स होता है सर, कुछ भी है कौन वहाँ किसान? एक सेकंड, अब इन्होंने ना
अब इन्होंने अपना बड़े उससे पाकिस्तान कर दिया। अभी तक किसी ने पाकिस्तान का नाम लिया ही नहीं। यहाँ पर अगले ने अमेरिका की मिसाल दिया। अमेरिका हो गया, जापान हो गया, रशिया हो गया, इनके ऊपर फ्रांस हो गया, इनके ऊपर जो कर्जे का इंडेक्स है 100% से ऊपर है, जबकि इंडिया के ऊपर अभी 88% है। 88%। तो आप समझिए इस बात को, इनको पता है नहीं, सिर्फ अपनी बातों को जिस घुमाया जा रहा सरकार है। ने 70 साल में 53 लाख करोड़ का कर्जा किया था, अभी वो 150 पे कैसे पहुंच गया? उनसे 3 गुना कैसे हो गया? और वो गया कहाँ? कर्जे का इंडेक्स क्या होता है? ग्राउंड पे नहीं उतर रहा सर कर्जे का इंडेक्स क्या होता है? पूछ पता है कर्जे का इंडेक्स हाँ, जो बाहर से क्या होता है? कर्जा मिलता है। नहीं, इंडेक्स क्या है पूछिए। जो हम अपने देश की प्रॉपर्टी के हिसाब से ये बाहर लीजिए, हमें कर्जा कैसे पहले हक दिया। हम इंडिया है, हमें कर्जा कैसे मिलेगा? जो हमारी देश की प्रॉपर्टी है उसका आकलन वर्ल्ड लेवल पे जो बनता है। नहीं सर गलत बोल रहे हैं, ये गलत बोल रहे हैं। नहीं मैं बताता हूँ। विश्व बैंक में, विश्व बैंक के पास हम जब जाएंगे तो क्या बोल के हम कर्जा लेंगे कि हमें कर्जा चाहिए? क्यों चाहिए? जो हमारा प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन थोड़ी ले भारत। जो टोटली हमारा गोल्ड है, बात कर रहे हैं सर। जो हमारा गोल्ड है, जितनी संसाधन हमारे पास है, जितने रिसोर्सेज हमारे पास है, ये सब चीजों का आकलन और नहीं किस नहीं बेस पे ये भाई मैं बता देता हूँ सबसे। अरे चलिए मैं अब वही तो कह रहा हूँ, नहीं पता तो पूछ लीजिए ना। जब आप कर्जा लेने जाते हैं, इंडेक्स की बात करते हैं, तो आप वर्ल्ड बैंक में जब खड़े होंगे सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा आपकी ग्रोथ रेट क्या है, आप किस लिए लेने जा रहे हैं। दूसरी चीज, आपके देश में कितने देशवासी हैं और उस देश की पर कैपिटल इनकम कितनी है और उस देश के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितना है, वापस कैसे करेंगे आप। FDI सबसे ज्यादा अगर कहीं है, सुनिए नहीं रिसोर्स का मतलब ही नहीं सुनिए, पता है फिर। FDI रिसोर्स किस चीज को फॉरेन बोलते हैं? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में है कहीं, तो भारत के अंदर है। इस बेस पे वर्ल्ड बैंक हमें कर्जा दे रहा है। क्या बात कर रहे हो सर आप? अरे जमीन रिसोर्स नहीं है। अच्छा ठीक है। अभी आपको लग रहा है देश में कर्जा है, बेरोजगारी है, महंगाई है, जमीन में खनन भी है, खेती भी है, इंडस्ट्री भी है। एक बात बताऊं, जो ये भाई साहब कह रहे हैं ना कि वो दिख नहीं रहा है जो कर्जा लिया गया है, जो 2 साल से ये लोग 80 करोड़ में ये भी आते हैं लाइन में लगे हुए, 5 किलो जो राशन ले रहे हैं ना, उसमें ये भी है, आयुष्मान योजना का लाभ उठाने वाले ये भी है, लेकिन ये उसको बोलेंगे नहीं क्योंकि ये राहुल के पढ़ाए हुए लोग हैं, राहुल के चमचा समझते हो ना, ये वो है बस। एक तो चमचे पता कौन होते हैं भाई को स्पष्ट कर दूं, जो किसी के खिलाफ नहीं बोल सकते। मैं इस भारत का सुनो आप बोल दो, सुनो, मैं अभी ऑन रिकॉर्ड कैमरे पे राहुल के खिलाफ बोलूंगा, आप भाजपा के खिलाफ बोल दो। पॉइंट बताओ, बोलो। पॉइंट बताओ। अभी जो गलत पॉइंट बताओ। हाँ, गलत हुआ तो मैं हाँ, मैं बोल लेकिन गलत होना चाहिए। हाँ, बताओ, आप बता दो मेरे को। सुनो क्या राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं? मैं खिलाफ बोल रहा हूँ। जब तक भारतीय जनता पार्टी, मैं खिलाफ बोल रहा हूँ, जब तक भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का सुपड़ा साफ नहीं कर देगी और वर्ल्ड की पहले सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत को नहीं बनाएगी, तब तक खिलाफ ऐसे ही बोलते रहेंगे और ऐसे ही वोट देते रहेंगे। अच्छा, आपको लगता है राहुल गांधी PM के दावेदार है? ये राहुल गांधी बीजेपी कांग्रेस के चक्कर में पता क्या होता है, पूरे देश में यही माहौल बनाया जाता है कि हमारा रोजी कपड़ा मकान, इन सब से मुद्दा भटका के और सिर्फ इन पे फलाने ने ये कह दिया, इसने ये कह दिया। अबे भाई हमारी बात कर, हमने वोट दिया है, 140 करोड़ ने, इनकी बात कर। कांग्रेस क्या कह रही है, भाजपा क्या कह रही है, मेरे को 140 करोड़ को फर्क नहीं पड़ता, उनको कहीं को 4 करोड़ मकान अच्छा, बनवा के मेरा देंगे। आपसे ही सवाल है, देखिए आप भी जागरूक है, आप नहीं सुनिए, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम 80 करोड़ को सब्सिडी पे जिंदा है। ये बता देना फिर कौन सी बात सही है, या तो वो सब्सिडी वाली बात सही है कि इस देश में 80 करोड़ गरीब है, दोनों बात जिसकी 50% आबादी गरीब है। एक दूसरी तो कह रहे गरीब इतने एक मिनट भाई, क्या सबकी जेब हम टटोल सकते हैं कि कोई खाना खा रहा है या नहीं खा रहा, कोई पटरी पे लौटा है कोविड के बाद या नहीं लौटा है, कर सकते हैं? अगर नहीं, उन्होंने सबके लिए किया। आज हमारा भारत इतना सक्षम है, इनको खुश होना चाहिए कि आज पिक एंड चूज नहीं हो रहा कि भाई तू मेरा है तो मैं तेरे जेब में डालूंगा, नहीं हो रहा। आज सबको इक्वली, अगर कोई लेना चाहता है ले, नहीं लेता तो मत ले, मगर सबके लिए रखा है। 80 करोड़ एक आंकड़ा, बहुत आंकड़ा है ये छोटा नहीं है। और एक मिनट, ये कहते हैं बेरोजगारी की बात नहीं करते, मैं कहता हूँ आज अपॉर्चुनिटी दी है, निकले तो सही। यहाँ सामने नीचे SBI वाले कार्ड ले लो, लोन ले रहे हैं। अगर नौकरी नहीं मिल पा रही तो एक समय सीमा रहती है, हम भी जानकारी हमेशा देते हैं, इनको पूछ के देखो वे कार्ड किस बेस पे किन लोगों की कितनी सैलरी होनी चाहिए उस पे देते हैं। और इस देश में और इसी दिल्ली में सर्वे करवा के दिखा दे
कि कितनी पब्लिक उस कार्ड धारक को अपनाने के लायक है, बताइए मेरे को। इस दिल्ली में जिम्मेदारी के एक मिनट, यहाँ केजरीवाल की जिम्मेदारी है रोजगार देना। केजरीवाल की मैं सेंटर की 10 स्कीमें गिनवा दूंगा जिसमें लोन स्टार्टअप इंडिया के तहत महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, एससी के लिए ग्रुप लोन्स सब कुछ है। केंद्र सरकार तो दे रही है, मगर यहाँ अगर दिल्ली में आकर अगर मोदी को कोसेंगे, पहले अरविंद केजरीवाल को कोसो। अरविंद केजरीवाल को बिल्कुल मेरी बात बिल्कुल स्पष्ट है। मेरे को केजरीवाल, बीजेपी, कांग्रेस इनसे मतलब नहीं, मेरे को अपने 140 करोड़ से मतलब है। कौन करेगा वो? सरकार चुनोगे ना, सरकार चुनोगे, सरकार चुनोगे ना। सुनो तो सही, सरकार तो हम चुनेंगे, हर चुनाव में नेता चुनते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि उन नेता जो चुन के सीट पे बैठ गए हैं, उनके कुर्ते खींचने बहुत जरूरी है। की बात करना चाहता हूँ, इनको ये नहीं पता कि सर इनकी दिक्कत क्यों बढ़ रही है। आपको इस बात को समझना होगा सर, दिक्कत क्यों बढ़ रही है। भारत में पर कैपिटल इनकम 70 गुना बढ़ गई, ये अंतर्राष्ट्रीय बैंक बता रहा है। उसके बाद एक बात बताइए, दूसरी चीज़ सबसे बड़ी बात, फॉरेन डायरेक्ट FDI सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भारत में हो रही है, इनकी दिक्कत सबसे बड़ी दिक्कत ये। तीसरी सबसे बड़ी दिक्कत, भैया अब चाइना से हम मोबाइल इंपोर्ट नहीं कर रहे क्योंकि हम खुद की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, हब बन गए हैं मैन्युफैक्चरिंग का, सबसे बड़ी दिक्कत। आप एक बात बताइए, इन लोगों की राजनीति की दुकान ठप हो गई क्योंकि भारत का विकास हो गया, ये है इन लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत। पहले 2 झंडे थे, अब 1 झंडा हो गया। तिरंगा में खराब लग रहा क्या? कश्मीर में अलग संविधान मानते थे, 370 हटने के बाद अब 1 झंडा 1 संविधान है। अच्छी बात है कि नहीं है? राम मंदिर अच्छी बात है कि नहीं है? फिर इससे ज्यादा खुशी की बात है क्या? खुशी की बात कितनी? हाँ, रोजगार के मुद्दे हैं, रोजगार के मुद्दे हैं, ठीक है, वे चलते रहेंगे, उठाओ, अच्छी बात है। रोजी रोटी की बात भी होनी चाहिए, लेकिन अब जैसे कल के दिन मोदी जी रिटायर्ड होने वाले हैं, 75 साल के हैं, योगी जी आएंगे या जो भी आएंगे, तो रोजी रोटी की बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया।